आज के वीडियो में नेरीज की संरचना और इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये नेरीज का चित्र है और नेरीज समुद्री जलवासी रात्रिचर तथा मांसाहारी जंतु है। मतलब ये हुआ कि समुद्र में पाई जाती है, जलवासी मतलब जल में ही रहती है, रात्रिचर प्राणी है और मांस खाती है, इसलिए मांसाहारी जंतु कहा गया है। जो समुद्र तल के छिछले जल, समुद्र के रेतीले किनारे, पत्थरों के नीचे या रेतीली सुरंगों में पाया जाता है। इसे सीपी कृमि या बालू कृमि भी कहा जाता है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सीपी कृमि किसे कहते हैं, तो नेरीज को कहा जाता है या नियंथीस को कहा जाता है। बालू कृमि किसे कहते हैं, तो नेरीज अथवा नियंथीस को कहा जाता है। अब इस पूरे पॉइंट का अर्थ क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये है कि नेरीज समुद्री घास फूस और समुद्र तट पर पत्थरों के नीचे रेंगता हुआ पाया जाता है और कुछ रेत में म्यूकस की बनी नलिकाओं में भी रहते हैं। म्यूकस से नलिकाएं बना लेते हैं, उसी के अंदर रहते हैं और इसे सीपी कृमि या बालू कृमि भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, जंतु की विभिन्न जातियों में नेरीस वायरेंस, नेरीस पेलेजिका, नेरीस कैल्ट्रीफेरा एवं नेरीस डाइवर्सिकोलर आदि जातियाँ आती हैं। यानी कि इसकी अनेक जातियां हैं, जिनमें से ये कुछ प्रमुख जातियां मैंने बताई हैं, नेरीज की या नियंथेस की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजनन काल के समय कृमि अपने बिल को स्थायी रूप से छोड़कर समुद्र में सक्रिय रूप से तैरने लगता है। यानी जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो रिप्रोडक्शन के समय या प्रजनन काल के समय ये जो वर्म है, ये जो नेरीश है, ये कृमि अपने बिल को छोड़ देता है, स्थायी रूप से छोड़ देता है और छोड़ करके समुद्र में तैरने लगता है, सक्रिय रूप से तैरता रहता है। फिर नेक्स्ट है, जंतु का शरीर लंबा, हल्का गुलाबी, पतला, जो ऊपर से नीचे कुछ चपटा तथा 80 से 200 समखंडों में बटा होता है। मतलब ये हुआ कि इसकी जो बॉडी है वो लंबी होती है, यानी इसका शरीर लंबा होता है और रंग कैसा है, तो हल्का गुलाबी होता है और पतला सा ये होता है। और खंड इसमें कितने होते हैं, तो 80 से 200 समखंड कहा गया है। समखंड का मतलब बराबर खंड होते हैं, समान होते हैं। और जंतु का शरीर सिर, धड़ तथा अंतिम खंड पाइजीडियम में बटा होता है। यानी जो इसका शरीर है वो सिर में, धड़ में तथा अंतिम खंड को पाइजीडियम कहा जाता है, इसमें बटा होता है। कभी कभी पूछ लेता है अंतिम खंड का नाम क्या है, तो पाइजीडियम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के अग्र छोर पर स्थित स्पष्ट सिर 2 भागों का बना होता है। आगे का भाग परोमुख कहलाता है और परोमुख को प्रोस्टोमियम कहा जाता है। परोमुख को प्रोस्टोमियम, यानी आगे के भाग को प्रोस्टोमियम कहते हैं और पीछे की ओर स्थित भाग को परितुंड अथवा पेरिस्टोमियम कहा जाता है। चाहे परितुंड कहो चाहे पेरिस्टोमियम कहो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस्टोमियम शरीर का प्रथम खंड होता है। यानी जो परितुंड है, जो पेरिस्टोमियम है, ये शरीर का पहला खंड है और यह मुख को घेरे रहता है, यानी मुख के चारों तरफ होता है और प्रथम 2 भ्रूणीय खंडों के संयोजन से बनता है। जो प्रथम 2 भ्रूणीय संयोजन हैं, मिलते हैं दोनों भ्रूणीय संयोजन, उनसे बनता है। फिर अगला पॉइंट है, परोमुख अर्थात प्रोस्टोमियम सत्य देहखंड नहीं है, ट्रू देहखंड नहीं होती है। वास्तव में यह पेरिस्टोमियम की अग्र पृष्ठ सतह से हुई अतिवृद्धि होती है। यानी जो प्रोस्टोमियम है ये सत्य देहखंड नहीं है, ये वास्तव में क्या चीज़ है, तो पेरिस्टोमियम के आगे की जो सतह होती है में थोड़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो ये वही होता है। जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र का बना होता है। प्रोस्टोमियम अथवा परोमुख में सेगमेंटेड गैंग्लिया और नर्व कार्ड पाए जाते हैं। सेगमेंटेड गैंग्लिया और नर्व कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोस्टोमियम पर 1 जोड़ी स्पर्शक अथवा टेंटिकल्स, 2 जोड़ी नेत्र और 1 जोड़ी मांसल पाल्प पाए जाते हैं, जबकि पेरिस्टोमियम पर 4 जोड़ी रोमगुच्छ अथवा सिराई पाए जाते हैं। 4 जोड़ी रोमगुच्छ और सिराई पे। नेक्स्ट पॉइंट है,
जंतु का शरीर लगभग 80 से 200 खंडों में बटा होता है। लगभग में 200 खंड इसमें होते हैं, जिसमें से जो अंतिम खंड होता है उसे पाइजीडियम कहा जाता है, या वो पाइजीडियम में भी सम्मिलित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वक्ष या धड़ के लगभग प्रत्येक देह खंड में गमनांग, पार्श्वपाद या पैरापोडिया पाए जाते हैं। यानी वक्ष या धड़ के जितने भी खंड होते हैं, देह खंड या कह लीजिए सभी खंडों में पैरापोडिया पाए जाते हैं या पार्श्वपाद पाए जाते हैं, जो चलने में सहायता करते हैं। प्रथम तथा अंतिम खंड पर पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं। यानी जो पहला खंड है और जो लास्ट खंड है उस पर पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं या पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया पर उपचर्म की बनी लंबी सीटी के दो समूह होते हैं। जो पैरापोडिया होते हैं इन पर उपचर्म की बनी लंबी सीटी के दो समूह होते हैं, और पैरापोडिया पत्थर, रेत आदि पर रेंगने तथा जल में स्वतंत्र रूप से तैरने में सहायता करते हैं। ये श्वसन में भी सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पाइजीडियम को गुदीय खंड कहते हैं क्योंकि गुदा द्वार इसी खंड में होते हैं। जो पाइजीडियम है इसे गुदीय खंड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है गुदीय खंड? क्योंकि गुदा द्वार इसी खंड में होता है और गुदा द्वार पर एक जोड़ी गुदीय रोमगुच्छ तथा अनेक सूक्ष्म संवेदी अंकुर होते हैं, और ये संयुक्त रूप से संवेदांग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाचन तंत्र स्पष्ट सीधी आहार नाल युक्त होता है। इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो स्पष्ट होता है, सीधी आहार नाल होती है इसमें, और आहार नाल में स्टोमोडेटम यानी अग्र गुहा और मेजेंट्रॉन यानी मध्य गुहा तथा प्रोक्टोडियम यानी पश्च गुहा तीन स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। यानी जो इसकी आहार नाल होती है तो सीधी होती है। दूसरे इसमें कहा गया है कि स्टोमोडेटम, मेजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम तीन स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, तीन भाग होते हैं। अग्र गुहा में मुख प्रकोष्ठ एवं ग्रसनी, मध्य गुहा में ग्रासनली, आमाशय, आंत तथा पश्च गुहा में मलाशय होते हैं। यानी कि जो स्टोमोडेटम है, स्टोमोडेटम में मुख प्रकोष्ठ होता है, ग्रसनी होती है, और जो मेजेंट्रॉन है, मेजेंट्रॉन में ग्रासनली, आमाशय, आंत, और जो तीसरा वाला भाग है प्रोक्टोडियम, तो प्रोक्टोडियम में क्या होता है कि मलाशय होता है। और मुख प्रकोष्ठ में महीन दांत जैसा कंटक, ग्रसनी, दो मजबूत जबड़े भी होते हैं। यानी महीन दांत जैसी संरचनाएं होती हैं, कांटे होते हैं, और दो मजबूत जबड़े भी पाए जाते हैं। मुख प्रकोष्ठ तथा ग्रसनी दोनों ही मुख द्वार में पलटकर सुंड के रूप में बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। सूंड जैसे बाहर निकल भी आते हैं ये। और ग्रासनली में एक जोड़ी स्वतंत्र ग्रंथियां भी खुलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रुधिर प्रसंचरण तंत्र में एक पृष्ठ एवं एक आधार तल में प्रमुख रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ये प्रत्येक खंड में एक जोड़ी छल्ले के समान संयोजकों द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं, और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। जिनका हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में मिक्सचर होता है, घुला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्सर्जन के लिए प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बड़ी उत्सर्जिकाएं या नेफ्रीडिया पाई जाती है। उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। और लैंगिक परिपक्वता पर जंतु शरीर पश्च भाग में स्थित देहखंड युग्मकों से भरे रहते हैं तथा शारीरिक एवं आकार की रूप से भिन्नता दर्शाते हैं, और पश्च भाग के खंड लैंगिक क्षेत्र भाग कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु एकलिंगी होता है। जनद शरीर के लैंगिक क्षेत्र यानी पश्च भाग के कुछ देहखंड में केवल जनन काल में अस्थायी संरचनाओं के रूप में विकसित होते हैं। पश्च देह खंडों में बनी युग्मक कोशिकाएं जल में मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार से निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन तथा भ्रूणी परिवर्धन जल में संपन्न होता है। यानी जल में ही निषेचन होता है और जल में ही भ्रूणी परिवर्धन होता है। कहने का मतलब यह है कि बाह्य होता है, यानी इसमें निषेचन कैसा होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। कैसी लार्वावस्था नेरिस में पाई जाती है? तो नेरिस में ट्रोकोफोर लार्वावस्था पाई जाती है, ट्रोकोफोर। और लैंगिक रूप से परिपक्व नेरिस को हेट्रोनेरिस भी कहा जाता है। अगर लैंगिक रूप से परिपक्व है, मेच्योर नेरिस है, तो उसे हेट्रोनेरिस कहा जाता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए